उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 3 जनवरी को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उसी वेनेजुएला की राजधानी कराकस से अमेरिकी फोर्सेस ने घर में घुसकर उन्हें किडनैप किया। उन्हें और उनकी वाइफ दोनों को अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि यह ड्रग्स का मामला और अमेरिका में केस चलेगा। कल इस केस की सुनवाई भी हुई, जिसमें प्रेसिडेंट ने कहा वेनेजुएला के कि वो बेकसूर हैं, झूठा इल्ज़ाम है, और इस वक्त वो एक देश के प्रेसिडेंट हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके साथ उसी तरीके का बर्ताव होना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप घर में घुसकर पूरी दादागिरी के साथ एक आज़ाद देश के चुने हुए प्रेसिडेंट को यूं अगवा करके अपने साथ ले जाए, ये उम्मीद बेकार है कि मुकदमा नहीं होगा या फिर आगे कार्रवाई नहीं होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये कहानी आज की मेरी वो नहीं है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सुना चुका हूँ। लेकिन इसी से एक तारीख और सब कुछ वक्त जुड़ा हुआ है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के बाद ईरान में भी तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा 2024 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था। उससे पहले ईरान 12 दिन तक इजराइल के साथ जंग में उलझा रहा। उससे पहले हमास और बहुत सारे ऐसे टॉप लीडर, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक एक कर मारा गए, तो वो भी मारे गए। इधर इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ 2-2 मोर्चे पर ईरान एक तरह से जंग लड़ रहा है। फिर बीच में ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामेनी, उनके ऊपर हमला, उन्हें मारने की बातें सामने आई। फिर वो एक जुमे की मस्जिद, जो जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में वो हाजिर हुए और बताया कि वो ठीक हैं। अब अचानक ईरान में तख्ता पलट की कहानी क्यों हो रही है? तो उसकी वजह यह है कि 28 दिसंबर 2025 जब खत्म होने वाला था, 2025 की विदाई की तारीख लगभग 3 दिन और बची थी, उसी 28 दिसंबर को अचानक ईरान में एक अजीब चीज होती है। 28 दिसंबर को ईरान की राजधानी तेहरान के दुकानदार, शॉपकीपर अचानक दोपहर बाद अपनी दुकानें बंद करते हैं, और दुकानें बंद करने के बाद वो सड़कों पर उतर आते हैं। सड़कों पर आने के बाद वो नारे लगाते हैं। पर पहली बार ऐसा था कि जो ईरान में मतलब लास्ट 22 के बाद नहीं देखा गया, वो हुआ इस बार कि दुकानदार नारे लगा रहे हैं, और वो भी ईरानी हुकूमत के खिलाफ और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी के खिलाफ। ईरान में अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता कि वो अपने सर्वोच्च नेता के खिलाफ आंदोलन करें, नारे लगाएं, उन्हें कहें कि आप गद्दी छोड़ दो। लेकिन ऐसा हुआ। शुरू में ईरानी हुकूमत को लगा कि कुछ दुकानदार हैं, थोड़े से गुस्से में हैं, अपने आप शांत हो जाएंगे, अगले दिन से दुकानें खुल जाएंगी। अच्छा, ईरान में अगर दुकानदार स्ट्राइक करें तो उससे बड़ी चीज़ मानी जाती है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नेक्स्ट डे यानी कि 29 दिसंबर को फिर से दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर उतर आए। अब इनके इस विरोध प्रदर्शन की खबर ईरान के अलग अलग स्टेट तक पहुंची, तो वहां भी कुछ कुछ दुकानदार सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ आम लोग जुड़ गए। लेकिन 30 दिसंबर को अचानक ईरान में वो हुआ जो इससे पहले हम नेपाल में देख चुके हैं, हम श्रीलंका में देख चुके हैं, हम बांग्लादेश में देख चुके हैं। जेनजी, नई जनरेशन जो 30 साल से कम उम्र की, वो इस आंदोलन में कूद कर इन्होंने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। बांग्लादेश की शेख हसीना को छोड़कर देश भागना पड़ा। श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया। और अब अचानक ईरान में दुकानदारों से शुरू हुआ एक आंदोलन, उसमें 48 घंटे बाद ईरान की 10 यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और दुकानदारों के इस आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी अब ईरान में भी जेनजी सड़कों पर थे। 3 देश का हश्र हम लोग देख चुके हैं, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब जैसे ही जेनजी ईरान की सड़कों पर उतरे, पहली बार ईरानी हुकूमत को लगा कि यह मामला इतना आसान नहीं है, गड़बड़ है। क्योंकि जेनजी का इतिहास बता रहा है कि जिन जिन देशों में वो सड़कों पर उतर रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ उलट पुलट हो रहा है। तो अब ईरानी हुकूमत पहली बार सीरियस हुई और इसके बाद फिर फोर्सेज उतारे गए। फिर धीरे धीरे इधर फोर्सेज जब उतारे गए तो आंदोलनकारी और फोर्सेज के बीच में झड़प हुई और करीब 35 लोग मारे गए। अब इस आंदोलन, जेनजी, दुकानदार, फोर्सेस के साथ झड़प, ईरान की हुकूमत, ईरान के सर्वोच्च नेता के खिलाफ नारेबाजी,
धीरे धीरे पूरे ईरान में फैल गया। ईरान में कुल 31 स्टेट है, 31 राज्य है। उनमें से 26 राज्यों में आंदोलन की ये आग पहुंच गई और इन 26 राज्यों के 230 के आसपास 230 छोटे बड़े कस्बे शहर, उन सारी जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए और धरना प्रदर्शन शुरू। 28 दिसंबर से शुरू हुआ यह धरना प्रदर्शन आंदोलन आज भी जारी है। आज 6 दिसंबर है तो करीब 9-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईरान में आंदोलन की आग थमने का नाम नहीं ले रही। और पहली बार 2022 के बाद ईरान के अंदर ईरान की हुकूमत भी थोड़ी डरी हुई है। अब सवाल यह कि दुकानदार से शुरू हुआ आंदोलन जेनजी तक कैसे पहुंचा और दुकानदारों ने यह आंदोलन शुरू क्यों किया? तो इसकी 2 वजह थी। पहली, ईरान में ज़बरदस्त महंगाई, मतलब आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और दूसरा, ईरान की जो करेंसी है रियाल, ईरानियन करेंसी, वो ऑल टाइम लो पर पहुंच गई, मतलब बिल्कुल अपने बुरे दौर में। अभी अगर हम बात करें $1 अमेरिकी, $1 की वैल्यू इंडिया में, हालांकि हमारी करेंसी की भी हालत अभी लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है, हम 91 रुपीज़ हैं, शायद 90 से 91 रुपये के बीच में एक अमेरिकी डॉलर, जो पहले 60, 65, 70 था, अब तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम 91 रुपये पे, तो हमारे भी रुपए की हालत मतलब डॉलर के मुकाबले अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की देखें तो 286 रुपीज़ है $1 की कीमत। लेकिन ईरान में जो रियाल गिरा, जानते हैं उसकी कीमत इस वक्त क्या है, जिसकी वजह से यह आंदोलन चल रहा है? एक अमेरिकी डॉलर ईरान की करेंसी रियाल में अगर कन्वर्ट करें तो 46,000 रियाल, मतलब एक अमेरिकी डॉलर 46,000 रुपए रियाल ईरान की करेंसी की वैल्यू है। कहाँ $1 और कहाँ 46,000 रियाल? इसका मतलब है कि पूरा गिरे हुए। अब डॉलर के मुकाबले रियाल के गिरने का मतलब ये हुआ कि ईरान जो भी बाहर चीज़ों से, बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है, ख़रीदता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, दवा हों, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, वो सब आसमान छूने लगा था। क्योंकि $1 46,000 ईरानी रियाल के बराबर जब हो गया, तो अब जब बाहर से आप मंगा रहे हैं, चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उनकी कीमतें भी 100-200 गुना बढ़ गई। अब ईरान के लोगों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो गया। एक ब्रेड की कीमत भी अब ईरान में आप ये मान लीजिए कि 30-40 हज़ार रुपये हो गए, वहाँ के मतलब रियाल के हिसाब से। तो आम आदमी क्या खाएगा? पानी की किल्लत वैसे ही है। तो दुकानदारों को लगा कि जब करेंसी के रेट ईरान की ऐसी गिरी, तो लगा कि वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, और आम लोगों ने ख़रीदारी बंद कर दी। जो बहुत ज़रूरी की चीज़ होती वही खरीदते। इससे गुस्सा आया और फिर धीरे धीरे ईरान अब एक बगावत कहें आप कि उसमें शुरू हो चुका है। और निशाने पर ईरान की सरकार, वहाँ के प्रेसिडेंट और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामेनी है। अब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ईरान की माली हालत ख़राब है, इकोनॉमी एकदम बुरी तरह से डूबी हुई है, रोज़मर्रा की चीज़ें लोग खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि आसमान छू रहा है दाम। तो ये हुआ क्यों? और ये अचानक 28 दिसंबर से आंदोलन शुरू क्यों हुआ? तो जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहीं घुसकर अमेरिका ने किडनैप किया और अमेरिका ले गया। अमेरिका बरसों से कोशिश कर रहा है कि दुनिया के वो तमाम देश जहां पर तेल का खजाना है, ब्लैक गोल्ड, उस पर उसका कब्जा। इराक में आप देख चुके हैं कि सद्दाम हुसैन को कैसे तख्ता पलट किया गया, फिर फांसी दी गई। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि इराक के पास केमिकल वेपन्स, जो आज तक नहीं मिला। असल में अमेरिका चाहता था कि इराक और सद्दाम हुसैन अपने तेल का पूरा कंट्रोल अमेरिका को दे दें और अमेरिका ही कच्चा तेल निकाले, उसे रिफाइन करे और दुनिया के बाजार में बेचे, तो इससे अच्छा खासा मुनाफा होगा। पर सद्दाम हुसैन अड़े रहे और उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। नतीजा ये कि सद्दाम हुसैन की कुर्सी भी गई, जान भी गई, और अब उसी इराक में अमेरिका का कब्जा है, पूरे तेल पर कब्जा है। ईरान भी टॉप 5 कंट्री में आता है जिसके पास तेल का खजाना है। सऊदी अरब है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, वेनेजुएला है। तो ईरान पर पहले से ही नजर है, इसीलिए ईरान को परमाणु बम के नाम पर जब तब अमेरिका धमकाता रहता है। अब वेनेजुएला पे जो कब्जा हुआ,
इस पूरी दुनिया में, मैंने पिछली कहानी में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा तेल का जो भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। नंबर 1 पर है वेनेजुएला, नंबर 2 पर सऊदी अरब है। तो वेनेजुएला जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, उस पर तो अब वहाँ की हुकूमत तख्ता पलट हो गया। अब अमेरिका की कठपुतली सरकार वेनेजुएला में होगी, वहाँ के तेल के भंडार पर अमेरिका का कब्जा होगा, वो उसे निकालेगा, वो उसे रिफाइन करेगा और वो दुनिया के बाजार में बेचेगा। और ट्रंप ने ये कह रखा है कि बहुत खर्चा हो गया है ये सारे ऑपरेशन में, तो हम कमाएंगे। और वेनेजुएला के लोग, एक आज़ाद देश, अब वहाँ पर अमेरिका अपनी दादागिरी करके सारा तेल निकालेगा और इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। वेनेजुएला का हो गया तख्ता पलट। वेनेजुएला में तख्ता पलट 3 जनवरी को नहीं होना था। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर को होना था, क्रिसमस के दिन, लेकिन मौसम ख़राब था। फोर्सेज ने मना कर दिया कि अभी मौसम ख़राब है, ऑपरेशन नाकाम हो सकता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ा और 3 जनवरी आया 2026। तो 25 दिसंबर को वेनेजुएला में होना था और ठीक 3 दिन बाद 28 दिसंबर को ईरान में विरोध प्रदर्शन और ये आंदोलन शुरू हुआ, दुकानदारों से, जेंजी से। तो ये टाइमिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले वेनेजुएला, जहाँ तेल का भंडार दुनिया में सबसे ज़्यादा, और ईरान जिस पर शुरू से ही नज़र है कि तेल का कंट्रोल दे दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईरान शुरू से मना करता रहा है। तो अब इसीलिए ये जो टाइमिंग है उसको देखते हुए कि क्या ईरान में तख्ता पलट की कोशिश, खबरें ये भी आ रही हैं कि हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को जेंजी के आंदोलन में भागकर इंडिया आना पड़ा, श्रीलंका के तमाम टॉप पॉलिटिशियन को देश छोड़ना पड़ा। अब खबर ये भी आ रही है, हालांकि ईरानी हुकूमत ने इनकार किया है, लेकिन एक ये कि सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी अपने फैमिली और करीबी 20 लोगों के साथ हालात पर नज़र रखे हुए हैं और लगता है कि नहीं, कंट्रोल से बाहर होगा। कल को प्रेसिडेंट हाउस से लेकर बाकी जगहों पर संसद ईरानी पर अगर कब्जा कर लेते हैं आंदोलनकारी, तो ये लोग रूस में पनाह लेने की कोशिश में हैं। रूस के साथ ठीक ठाक रिश्ते हैं ईरान के, तो ये लोग रूस जा सकते हैं। हालांकि ईरान के ऑफिशियल ने अभी इनकार किया है ऐसी बातों का। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से आंदोलन जारी है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अमेरिका वेनेजुएला के बाद ईरान में तख्ता पलट कर अपनी मनपसंद की सरकार लाना चाहता। अब वो सरकार कौन? तो ये जो 9 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कई जगह पर एक नारे लग रहे हैं, वो है रजा पहलवी और ईरान में शाही हुकूमत वापस लाओ। 1979 तक ईरान में शाही हुकूमत थी, राजशाही थी और पहलवी ख़ानदान की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति आई, जिसमें आयतुल्ला खुमैनी, जो पहले वो थे धार्मिक नेता खुमैनी, इस क्रांति के कामयाब होने के बाद राजशाही परिवार, पहलवी ख़ानदान के सारे लोगों को ईरान छोड़कर भागना पड़ा और फिर ईरान में इस्लामिक हुकूमत कायम हुई, जिसमें आयतुल्ला खुमैनी पहले वहाँ के सर्वोच्च नेता बने। और वहाँ के सर्वोच्च नेता का मतलब है पूरा ईरान का कंट्रोल उनके हाथ में। सरकार होती है, प्रेसिडेंट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन असली पावर उनके पास होता है। तो वो सिलसिला चला आ रहा। बाद में फिर उनकी जगह पर आयतुल्ला खामेनी बने ईरान के सर्वोच्च नेता, जो अभी भी हैं और पिछले करीब 20-30 सालों से। तब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो अचानक ईरान में बहुत सारी जगहों पर आवाज़ें उठने लगी कि राजशाही परिवार को वापस लाया जाए और फिर से शाही हुकूमत कायम किया जाए। मतलब दुनिया में शायद ये इक्का दुक्का देश होगा जो डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ों को छोड़कर पुराने वाली राजशाही, जो अब दुनिया में बहुत कम है, वापस लाना चाहता है। कहते हैं इसके पीछे भी अमेरिका है। वजह ये है कि पहलवी ख़ानदान के जो लोग थे वो सब छोड़कर भागे और अमेरिका में बस गए। और उन्हीं में से एक जो आखिरी राजा के बेटे रजा पहलवी इस वक्त अमेरिका में शरण लिए हुए। और रजा पहलवी की नज़र है कि ईरान में तख्ता पलटे और वो आकर फिर से अपनी राजशाही शुरू करे। रजा पहलवी के बहुत सारे सपोर्टर भी हैं ईरान में, जो पुराने दौर के लोग थे, तो वो भी कहते हैं कि राजशाही शुरू हो। और राजशाही अमेरिका को सूट करता है, इसलिए कि पहलवी ख़ानदान की जब तक हुकूमत रही ईरान पर, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिश्ते रहे। जो अमेरिका चाहता था वही ईरान करता था, तेल से लेकर हर चीज़ पर। लेकिन जब इस्लामिक हुकूमत 1979 में क्रांति आई, उसके बाद अमेरिका से रिश्ते ख़राब होने लगे, क्योंकि ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ हमेशा रहा। फिर इजराइल वाला इशू आ गया। तो अमेरिका को ये सूट करता है कि पहलवी ख़ानदान की जो राजशाही थी वो वापस लौटे
और रजा पहलवी ईरान की बागडोर संभाले जो अमेरिका में है। तो इसीलिए वेनेजुएला के बाद ईरान में तख्ता पलट, और ईरान में अब इस पूरी सरकार को गिराने के बाद वहां से वापस शाही परिवार की हुकूमत को अगर कायम कर दिया जाए तो अमेरिका के बल्ले बल्ले होंगे, क्योंकि वहां की हर चीज पर अमेरिका की वैसी हुकूमत होगी, तेल से लेकर हर चीज पर। सऊदी अरब और बाकी देश इस पर खामोश है। चीन और रूस भी अभी तक खामोश है, हालांकि चीन और रूस दोनों ईरान के सपोर्टर रहे और इन्हें ड्रोन और बाकी चीज़ें भी देते रहे। लेकिन जब 12 दिन की जंग हुई पिछले साल 2025 में इसराइल के साथ, तब चीन और रूस ने उस तरह से ईरान की मदद नहीं की थी। जब अमेरिका ने वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला किया तब भी वैसे मदद नहीं की। तो अब यहाँ पर यह कि अभी जो तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, इसमें रूस और चीन इन दोनों का रवैया बड़ा मायने रखता है। 2022 इससे पहले जो आखिरी बार ईरान में वहाँ के धार्मिक सर्वोच्च जो नेता हैं उनके और ईरानी हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, वो 1979 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन आम लोगों का अपनी ही सरकार के खिलाफ माना गया था। और ये 2022 में इसलिए हुआ था कि इसमें एक वहाँ की लड़की थी जिसका नाम था महसा अमीनी। ईरान में चूंकि इस्लामिक हुकूमत है तो वहाँ हिजाब, नकाब, पर्दा इन सब पर जोर दिया जाता है। तो महसा अमीनी को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना, और उसके बाद फिर कस्टडी में ले लिया। इत्तेफाक से कस्टडी में महसा अमीनी की मौत हो गई। कहते हैं कि उन्हें टॉर्चर किया गया था। जब महसा अमीनी की मौत की खबर ईरान में फैली तो वहाँ की औरतों में ज़बरदस्त गुस्सा था, और पहली बार ऐसा हुआ कि औरतें सड़कों पर आ गईं। विरोध प्रदर्शन में उन्होंने हिजाब उतार दिया, नकाब उतार दिया। बहुत सारी औरतों ने अपने बाल कटवा लिए और खुलकर सर्वोच्च धार्मिक नेता से लेकर ईरान की जो सरकार, वहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। और उसकी वजह से उस आंदोलन को दबाने के लिए उस वक्त कहते हैं कि कम से कम 400-500 लोगों की जान गई थी। बाद में खैर उस आंदोलन को ईरान की हुकूमत ने कुचल दिया, दबा दिया, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। 2022 में ही हुआ था। 2022 के बाद अब 2025 के आखिर में ये पहली बार दूसरा आंदोलन है जिसमें ईरान की हुकूमत और वो सर्वोच्च नेता जिनके अभी 2025 तक, मतलब जब जंग चल रही थी इजराइल से या फिर अमेरिका हमला कर रहा था, सब एकजुट थे और उसने एकजुट कर दिया था। लेकिन वही खाली पेट से क्रांति नहीं होती और खाली पेट से जंग भी नहीं जीती जाती। ईरान की जनता इस वक्त भूखी भी है, महंगाई इतनी है, रोज़मर्रा की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, करेंसी की हालत गिरी हुई है, बेरोज़गारी है, पानी की किल्लत है, दवाओं की किल्लत है। लेकिन इन सब के बीच जो शक है वो यही है कि इस आंदोलन को हवा देने वाला शायद अमेरिका है, और इसी आंदोलन की आग में झोंक कर वो ईरान में तख्ता पलट जाता है ताकि उसके मन माफिक सरकार ईरान में भी हो जैसे वेनेजुएला में होगा, और फिर वो आराम से टॉप 5 में से कितने हो गए। सऊदी अरब के तेल का कंट्रोल अमेरिका के पास पहले से ही है, वेनेजुएला अब उसके कब्जे में आ गया, इराक उसके पास ही है, इसके अलावा अब अगर ईरान में हो गया तो ये हो गया, और कुवैत ऑलरेडी है। तो टॉप 5 कंट्री जिनके पास तेल का खजाना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर ईरान में तख्ता पलट हो गया और जो कठपुतली सरकार आ गई ईरान की, तो अमेरिका के पास कंट्रोल होगा इन टॉप 5 तेल के खजाने वाले देश का, और इससे अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका कितना कमाएगा और फिर सुपर पावर का जो उसका तमगा है वो और कहाँ जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि एक देश दुनिया के टॉप 5 देश जिनसे सारे पैसे आ रहे हैं वो उस तेल के भंडार पर अपना कब्जा कर लेगा। तो इसीलिए ईरान के इस आंदोलन को एक तख्ता पलट के तौर पर भी सारे एक्सपर्ट देख रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है